मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 206 206। नए साथी। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। यूआरएल। सर्वनाश का लोहार 206। नए साथी। एड्स बाय पब फ्यूचर। लाल रंग की तलवार ने अचानक बोलने की पहल की। विस्फोटक सुंदरता के चेहरे पर आश्चर्य की झलक थी। वह भी सेठ की तरह ही आश्चर्यचकित थी। आवाज मालिक के बाहरी रूप से बिल्कुल मेल नहीं खा रही थी। के बस रुको, अभी और भी है। अल खुद पर हंसी। सेठ को नहीं पता था कि जादूगरनी क्या खेल रही थी। एक बार जब सुंदरी को जोना की बात समझ में आ गई तो उसने जोर से सिर हिलाया। मोनिक भी कोई फैसला लेने से पहले हथियार का परीक्षण करना चाहती थी। जरूर, लेकिन अगर आप उनका परीक्षण करना चाहते हैं तो हमें शायद स्थान बदलना चाहिए। वे दो ही बचे थे जो रुक गए। अब उन्हें पकड़ने का समय आ गया था। उसे अपने हथियारों का परीक्षण करने देने में कोई समस्या नहीं दिखी। एक बार उन्होंने ऐसा किया तो वे उसके हो गए। वे मीटिंग रूम से निकलकर रिसेप्शन पर चले गए। एक कर्मचारी उन्हें एक बड़े खाली कमरे में ले गया। एक तरफ स्टेज था और दूसरी तरफ कुर्सियों की कुछ कतारें लगी हुई थी। आप आमतौर पर किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल करते हैं? उसने पूछा, क्योंकि उसके पास बॉक्स में कई तरह के हथियार थे। सेठ ने उर्फ में आने के बाद से अभ्यास के लिए कोई शानदार हथियार नहीं बनाया था, लेकिन दुर्लभ रक्त पीने वाले हथियारों का एक बड़ा संग्रह था। जोना का पसंदीदा हथियार एक पतली लंबी तलवार थी। जब उसका हाथ ब्लेडरिंकर बास्टर तलवार के हैंडल पर लिपटा तो उसका चेहरा चमक उठा। जैसा कि कोई उम्मीद कर सकता है, उसने अपने वर्ग और हथियार के विकल्पों के बीच एक प्रतिध्वनि महसूस की। खुशी उसके वजन और संतुलन का परीक्षण करने के लिए किए गए कुछ अभ्यास झटकों में दिखाई दे रही थी। उन्होंने केवल कुछ बुनियादी तलवार चालें ही दिखाई, लेकिन चालों में दक्षता और सटीकता देखने वाले को स्पष्ट दिखाई देती थी। मोनिक ने लाल रंग के ब्लेड की प्रतिक्रिया को मुग्ध होकर देखा और ब्लेड को उसकी चाल के साथ गाते हुए सुना। उसके पास भी तलवार थी, लेकिन अचानक पूछने से पहले उसने कुछ देर तक विचार करना शुरू किया। क्या तुम्हारे पास भी भाला है? या तुम बना सकते हो? उसने शर्मीली आवाज में ऊंची आवाज में पूछा। ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत दिनों से बात नहीं की थी। हालांकि उसे बोलने की आदत नहीं थी, फिर भी सेठ भी उसके हाव भाव पढ़ सकता था। यह सवाल उसके लिए महत्वपूर्ण था। एड्स बाय पब फ्यूचर। मेरे पास सामान्य भाला नहीं है, लेकिन मैं इसे बना सकता हूं। हालांकि यह भाला नहीं है, मेरे पास एक हालबट है, अगर आप इसे अभी आजमाना चाहें। और मत भूलिए, अगर आपको यह हथियार पसंद आए तो मैं आपके लिए और भी बेहतर हथियार बना सकता हूं, बशर्ते आप मेरे साथ जुड़ें। अब वह विज्ञापन देने से खुद को नहीं रोक सका। सेठ को मोनिक बहुत पसंद थी, क्योंकि वह उसे आसानी से समझ लेती थी। जिस क्षण उसने कहा कि उसके पास भाला नहीं है, उसका चेहरा उतर गया था, और अगले ही पल जब उसने कहा कि वह एक भाला बना सकता है और वह अभी के लिए हालबट का परीक्षण कर सकती है, तो उसका चेहरा खिल उठा। उन्हें लगा कि अगर वह उनकी पार्टी में शामिल हो जाए तो उनके साथ रहना उनके लिए आरामदायक होगा। जैसे ही उसने उस फरसे को पकड़ा जो उसने उसे दिया था, कुछ हुआ। ऐसा लगा जैसे वह एक अलग ही व्यक्ति में बदल गई हो। उसकी आभा और भी तेज और गंभीर हो गई। फरसे के साथ विभिन्न मुद्राओं और भाले की चालों से गुजरते हुए उसका शरीर अत्यंत सटीकता से हिल रहा था। कमरे में शक्ति का एक ऐसा आभामंडल भर गया था, जैसे जैसे उसकी चालें तेज और ज्यादा जटिल होती गईं, बिना किसी सटीकता को खोए। ये हरकतें सालों के प्रशिक्षण और जीवन धमकाने वाले परिदृश्यों से निखर कर आई थीं। उसे इस तरह के स्पष्ट जुनून के साथ आगे बढ़ते देखकर सेठ को पता चल गया कि वह उसे अपने कब्जे में ले चुका है। वह केवल अनुमान लगा सकता था कि वह भाला क्यों नहीं बल्कि तलवार लेकर चल रही थी। एक योद्धा वर्ग के रूप में उसके पास हथियारों के लिए कई अलग अलग प्रवीणता कौशल थे। संभावना बहुत ज्यादा थी कि उसे अपनी कमर पर मौजूद तलवार से बेहतर कोई भाला नहीं मिल पाया। अगर यह जादू रहित दुनिया होती तो सेठ को लगता कि ऐसे हथियार से लड़ना बेवकूफी है जिसका आपको कोई अनुभव नहीं है, बजाय इसके कि आप उस हथियार का इस्तेमाल करें जिसमें आप बहुत कुशल हैं। हालांकि इस दुनिया में सिस्टम के साथ यह अलग था। नुकसान का आउटपुट मुख्य रूप से हथियार और आपके कौशल द्वारा निर्धारित किया गया था। यहां तक कि कौशल जो आपके नुकसान को 5 से गुणा करते हैं, वे बेकार थे यदि आपका हथियार केवल 100 या 200 नुकसान पहुंचाता था। इसलिए बेहतर हथियार का इस्तेमाल करना ज्यादा समझदारी भरा था, भले ही आपको उसमें थोड़ी भी महारत हासिल क्यों न हो। दुश्मन पर बहुत ज्यादा हमला करने में सक्षम होने के बजाय रक्षा को बिल्कुल भी नहीं भेद पाना ज्यादा बेहतर था। उसने अब मोनिक के बारे में चिंता नहीं की और जोना पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी तलवार चलना बंद हो गई थी, क्योंकि उसने युद्ध की देवी को अदृश्य दुश्मनों से उग्र रूप से लड़ते देखा था। सेठ आसानी से उसके बगल में छिप सकता था। काफी शानदार नजारा है ना? मुझे लगता है कि वह प्रोमो आइटम से काफी संतुष्ट है। आप क्या सोचते हैं? एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि सेठ ने शुरू में सिर्फ एक ही मोहरा लेने की योजना बनाई थी, लेकिन उसने 2 को मना नहीं किया। आगे की पंक्ति में जितने ज्यादा लोग होंगे, सभी उतने ही सुरक्षित रहेंगे। लोहार के सवाल ने लाल रंग के ब्लेड पर जादू को तोड़ दिया था। मैं आमतौर पर दूसरों के साथ जुड़ने में दिलचस्पी नहीं रखता। उसने दूसरी तरफ देखा। मखमली चिकनी आवाज ने सेठ के सिर के पीछे के बालों को खड़ा कर दिया। वह टोपी और लबादे के बीच थोड़ी सी लाली के साथ गाल का एक छोटा सा हिस्सा देख सकता था। मैं वहां एक लेकिन सुन सकता हूं। चलो कहो, मेरे साथ आओ। सेठ अनजाने में लेस देन सेठ की आवाज ग्रेटर देन का इस्तेमाल कर रहा था। 2 की योजना नहीं थी, लेकिन अब वह उन दोनों को लेने के लिए उत्सुक था। अगर वे दोनों मिल गए तो वे किस तरह के जीवों को मार सकते हैं? जुड़ने के बाद वे कौन सी सामग्री और अनुभव अर्जित कर सकते हैं? नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। मुझे डेल्टा में तुम्हारे साथ जाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि यह इस तरह के हथियार के लायक नहीं है। मैं केवल पिशाच तलवारबाज अपनी इच्छाओं पर काबू पाने के लिए संघर्ष कर रहा था। एक अच्छा हथियार सब कुछ इतना आसान बना देगा, लेकिन अगर वह दूसरों के साथ समय बिताता है तो उसका रहस्य उजागर हो सकता है। किसी समूह में स्थायी रूप से शामिल होने का उल्लेख नहीं करता। सेठ ने आंतरिक संघर्ष देखा। तलवारबाज कांप रहा था और उसने अपनी मुट्ठी बांधकर अपनी आवाज को रोक लिया। नहीं, वो उसे सचेत निर्णय लेने नहीं दे सकता था। उसे अपनी इच्छाओं पर काबू पाना था। उसके पास अपनी अंतिम चाल आगे बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कमरे में एक लंबे ब्लेड की चमक जगमगा उठी। यहां तक कि मोनिक भी तब रुक गई जब सेठ ने अचानक एक लंबा सिंगल एज ब्लेड निकाला। अनुभवी योद्धाओं के रूप में वे हथियार की मजबूत उपस्थिति को महसूस कर सकते थे। यहाँ इसे पकड़ने की कोशिश करो, उसने कहा और जोना को Y1 ब्लेड थमा दिया। सेठ को चोरी का डर नहीं था, उसके अलावा कोई भी इस हथियार का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, लेकिन इसे पकड़ना ही काफी था। सहज रूप से लाल रंग के ब्लेड ने क्रिक्समेसर के हैंडल को पकड़ लिया। वह वहां ऐसे खड़ा था मानो डर गया हो। ब्लेड में रक्त पीने वाली तलवार के समान ही जादू था जो उसने पहले पकड़ी थी, लेकिन वे बहुत अधिक शक्तिशाली थे और वह अपनी श्रेणी के साथ इसकी प्रतिध्वनि का विरोध नहीं कर सका। अब मारने के लिए करीब आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारा अपना हथियार बना सकता हूं, बिल्कुल ऐसा ही, शायद इससे भी बेहतर। तुम्हें बस मेरे साथ जुड़ना होगा। उसने पीछे से दूसरे के कान के पास फुसफुसाया। जैसे जैसे वह अपनी दिव्य जीभ का इस्तेमाल कर रहा था, उसका मन तेजी से कम होता जा रहा था। खामोशी। योना सिर्फ ब्लेड को घूरता रहा जबकि उसके विचार अस्त व्यस्त थे। लेकिन जब अंतिम निर्णय हुआ और तलवारबाज के शरीर से तनाव दूर हुआ तो सेठ को पता चल गया कि उसने अपना दूसरा मोहरा जीत लिया है। मुझे लगता है कि इस छोटे से परीक्षण के बाद आप दोनों के उत्तर सकारात्मक है ना? दोनों ने सिर हिलाया। मोनिक उत्साह से, जोना अनिच्छुक। जब सेठ ने अपने हथियार वापस लिए तो दोनों के चेहरे निराशा से भर गए। कुछ जगहों पर प्रचार सामग्री उपहार में देना पसंद किया जाता है। सेठ ने ऐसा नहीं किया। चलो चलते हैं, मैं तुम्हें बाकी लोगों से मिलवा सकता हूं और हम अपना सौदा पक्का कर सकते हैं। सेठ ने प्रसन्नता भरी मुस्कान के साथ कहा और चर्च की ओर चल पड़ा। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 207 पार्टी इकट्ठी। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। यूआरएल
सर्वनाश का लोहार 207 पार्टी इकट्ठी हुई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सेठ ने विस्फोटक सुंदरी और रक्तवर्णी तलवारधारी को चच मिलाया, जहां उसने उन्हें सैमुअल को सौंप दिया, जिसने कागजी कार्रवाई का ध्यान रखा। इस बीच सेठ अपने पार्टी के सदस्यों को स्वागत पार्टी के लिए इकट्ठा करने चला गया। टेकर को ढूंढना आसान था। वह अपनी बेटी के साथ उनके कमरे में बैठा था और उसके साथ चाय पार्टी खेल रहा था। एक छोटा सा चाय का प्याला पकड़े हुए 2 मीटर से ज्यादा लंबा तगड़ा आदमी देखने लायक दृश्य था। हेलो रूबी, टेकर, मैं नए दोस्त लेकर आया हूँ। क्या तुम कैफेटेरिया में मेरे स्वागत समारोह में शामिल होगी? जब छोटी लड़की उछलकर खुशी से उठी तो बड़े टैंक ने आश्चर्य से चाय पीने का नाटक करना बंद कर दिया। असली पार्टी, वाह! और वह कमरे से निकलकर रसोई घर की ओर चली गई। मुझे लगता है इसका उत्तर हाँ है। ये कहकर सेठ भी कमरे से बाहर चला गया। अगला पड़ाव चुड़ैल की रसोई थी। मूल रूप से यह चच का कीमिया कमरा था। सब कुछ तब बदल गया जब 2 महिलाओं ने खुद को कमरे में बंद करना शुरू कर दिया और पूरे दिन रहस्यमय प्रयोग करने लगी। कभी-कभी अजीबोगरीब रंग के कोहरे और धुएं दरवाजे की दरारों से बाहर निकल आते थे। विस्फोटों की आवाजें आने पर भी दरवाजा बंद रहता था। ये तभी खुलता था जब वे कमरे से बाहर निकलते या कमरे में प्रवेश करते। अब सेठ ने इस अचल दरवाजे पर दस्तक दी। इससे एक छोटा सा छेद खुला और एलिसन अपने नियमित चश्मे के ऊपर एक जोड़ी सुरक्षा चश्मा पहने हुए नजर आई। क्या मैंने अपने दल के बाकी सदस्यों की भर्ती कर ली है? कैफेटेरिया में हमारे साथ आइए। यह क्या है? ईवी की आवाज कमरे से सुनी जा सकती थी। सेठ चाहता है कि हम नए पार्टी सदस्यों के स्वागत समारोह में शामिल हो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ओह बढ़िया, हम जल्द ही काम खत्म कर लेंगे। ईवी ने उनके लिए निर्णय ले लिया था और एलिसन केवल झुंझलाहट के साथ सहमत हो सकी। आखिरी सदस्य पहले से ही अपनी जगह पर था क्योंकि पेटू शिकारी ने उनके लौटने के बाद से मुश्किल से ही रसोई से बाहर निकला था। अब उसे बस 2 नए सदस्यों को पकड़ना था और पार्टी को इकट्ठा करना था। एक बार जब उसकी स्वतंत्रिकाएं चिकनी हो गईं, तो मोनिक आसानी से पार्टी में घुल मिल गई। शाम को थोड़ी और शराब पीने की जरूरत पड़ी, लेकिन जोना भी जल्दी पार्टी के लिए तैयार हो गया। लिंक ने खाने पीने की कई चीजें लाई और यह एक शानदार दावत बन गई। खाने पीने और हैंगओवर के चलते पार्टी में सबका एक दूसरे से जुड़ाव हो गया। अब उनकी पार्टी का मूल स्वरूप समाप्त हो चुका था। उस रात के भयानक हैंगओवर के बाद इंतजार का समय था। उनकी सामग्री अभी भी नहीं आई थी और पार्टी अभी भी अपने कौशल को निखारने के लिए चच में रुकी हुई थी। चूंकि सेठ के पास करने के लिए बहुत कम काम था, इसलिए उसने नए मोहराओं के साथ बहुत समय बिताया। लेस देन लंगड़े की चाल ग्रेटर देन के फुटवर्क को सीखना वास्तव में सेठ की अपेक्षा से कहीं अधिक कठिन था। वह जानता था कि वह बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसके पूरे शरीर की मांसपेशियों में दर्द होने लगेगा। यह उतना मजेदार नहीं था जितना उन उपन्यासों में लगा था, जहां नायक बस इसे प्रशिक्षित करेगा और टेलीपोर्ट करने और बाद की छवियां बनाने में सक्षम हो जाएगा। वह जल्द ही लेवल 2 पर पहुंच गया और इस निम्न स्तर पर भी उसने व्यवस्थित आंदोलनों के लाभों को समझा। सेठ उन उपन्यासों के पात्रों की तरह एक कदम में कई मील चलने के लिए उत्सुक था। लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने पैरों की कसरत और लेस देन हथियार की महारत ग्रेटर देन ही नहीं सीखी, बल्कि उन्होंने अपने नए मोहराओं और उनकी लड़ाई शैली के बारे में भी बहुत कुछ सीखा। उन्होंने उन्हें युद्ध के लिए खून पीने वाले हथियार उधार दिए थे। मोनिक ने मूल रूप से भाले का उपयोग करके एक पारंपरिक मार्शल आर्ट सीखा था। उसने एक सामान्य योद्धा वर्ग से शुरुआत की जिसमें कई अलग-अलग हथियारों का उपयोग करने की अनुमति थी। मूल रूप से उसने भाले से शुरुआत की, लेकिन जब वह टूट गया तो उसे तलवार में बदलना पड़ा। बाद में उसके लिए एक अच्छा भाला पाना मुश्किल हो गया। वह अन्य हथियारों के साथ भी अपनी मार्शल आर्ट का उपयोग करती रही, जिसके कारण उसका वर्ग एक ऐसे वर्ग में विकसित हुआ जो उसकी लड़ाई शैली से सबसे अधिक मिलता जुलता था। ये कछुआ योद्धा था, न कि कछुआ तलवारबाज, क्योंकि वह भाले पर वापस लौटने के लिए कुछ विकल्प रखना चाहती थी। उसके लड़ने का तरीका ज्यादातर योद्धाओं से अलग था, जो लगातार वार करते हुए नुकसान पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित करते थे। उसने कछुए के खोल की तरह बचाव पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन उसके काउंटर और हमले मगरमच्छ कछुए की तरह काटते हैं। बचाव के दौरान वह भयानक गति से जवाबी हमला करती और सटीक निशाना साधती। खेल के संदर्भ में वह निरंतर सामान्य क्षति के बजाय रक्षा और गंभीर क्षति में विशेषज्ञ होगी। इसने सेठ को कुछ उपन्यासों में से काले कछुए के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया, जो उसने पढ़े थे। यह एक कछुआ या कछुआ था, लेकिन यह वही था जो जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करता था। वैम्पायरिक स्वॉर्डमैन के रूप में जोना की लड़ाई शैली गति और बहुमुखी प्रतिभा पर निर्भर थी। हालांकि एक स्पैरिंग मैच में उनके कौशल गंभीर रूप से सीमित थे, क्योंकि उनकी कई क्षमताएं रक्त के प्रवाह को और अधिक शक्तिशाली बनाती थीं। फिर भी उनकी क्षमताएं काफी आकर्षक थीं। वह न केवल एक अच्छा तलवारबाज था, बल्कि वह सीमित समय के लिए ब्लेड को अपने आप लड़ने भी दे सकता था। इस दौरान वह या तो अपने पंजों से हाथापाई कर सकता था या पिशाच जैसी क्षमताएं दिखा सकता था। और पूरे समय के दौरान उसका शरीर और चेहरा एक टोपी और काले लबादे से ढका रहता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वे टेकर की तुलना में बहुत बेहतर स्पैरिंग पार्टनर थे और सेठ उनके साथ लड़ते समय सुधार महसूस कर सकता था। वे वर्तमान में मिशन पर नहीं जा रहे थे, इसलिए उन्होंने उनके कौशल और शैलियों को जानने के लिए स्पैरिंग का उपयोग किया। मोनिक ने स्थिर और सामरिक तरीके से लड़ाई लड़ी, जो हल्के प्लेट कवच या स्केल कवच के लिए उपयुक्त थी, और उसका पसंदीदा हथियार भाला था। दूसरी ओर जोना फुर्तीला और तेज था, इसलिए ऐसा कवच जो आंदोलन में बाधा न डाले सबसे अच्छा था। चमड़े या चेनमिल जैसा कुछ, या शायद दोनों का मिश्रण उपयुक्त होगा। वह एक लंबा संकीर्ण ब्लेड चाहता था। वे कोई जटिल इच्छाएं नहीं थी। सेठ कंजूस नहीं था और उसने मोनिक के लिए लेस देन मिथ्रिल ग्रेटर देन और लेस देन मैजिक स्टील ग्रेटर देन कवच का एक हल्का सेट बनाया, जो राक्षसी गाथा गीत के प्रतिबिंब प्रभाव से मंत्रमुग्ध था और उसकी ताकत, धीरज और चपलता को समग्र रूप से बढ़ाता था। यह डार्क नाइट सेट से थोड़ा बेहतर था, लेकिन इसमें अद्वितीय प्रभाव की कमी थी। उसने उसके लिए जो भाला बनाया था, उसमें उसने और भी ज्यादा मेहनत की। भाले की नोक के लिए उसने अपने पास बचे हुए वाइवन नुकीले दांतों में से एक का इस्तेमाल किया। नुकीले दांत को गढ़ते समय सेठ ने क्षय के गीत का इस्तेमाल किया। अपने सभी कौशलों के साथ मिलकर काम करते हुए दांत एक मोती जैसे सफेद भाले की नोक में बदल गया। शाफ्ट को मोटे तौर पर पैटर्न वेल्डिंग लेस देन डार्क स्टील ग्रेटर देन और लेस देन मैजिक स्टील ग्रेटर देन से बनाया गया था, जिससे इसे एक भयानक काले भूरे रंग का सर्पिल पैटर्न मिला। उन्होंने भाले में एक मजबूत मध्यम आकार की आत्मा डाली। जादू के लिए उन्होंने नुकीले दांत के प्राकृतिक गुणों को बढ़ाने के लिए छेदने और तीखेपन के लिए जटिल सर्किट को उकेरा। लेस देन क्षय का नुकीला दांत। महाकाव्य। क्षति 1100 जोड़ 150। स्थायित्व 3100। 1 छुरा हमलों पर जोड़ 500% क्षति। 2 अंधेरे में जोड़ 13% मन पुनर्जनन। 3 जोड़ 13% अंधकार प्रतिरोध। 4 घाव तेजी से सड़ने लगेंगे, योजक चिन्ह ग्रेटर देन महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान 3 गुना बढ़ जाएगा। 5 क्षति जोड़ 150। 6 जोड़ 25% नकारात्मक स्थिति प्रभावों के प्रति प्रतिरोध। मन 7 हिट होने पर मानसिक व्यवधान उत्पन्न होने की 35% संभावना। प्रभाव स्तब्ध भ्रम। जर्नीमैन सेठ के हाथों से एक हत्या का हथियार। सामग्री और विशेष उपचार इसे उन आखिरी हथियारों में से एक बनाते हैं जिनसे आप छेदा जाना चाहते हैं। ग्रेटर देन। एक और महाकाव्य वस्तु उसे अपने शिल्प स्तर पर कुछ और प्रतिशत दे रही है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 208। डिलीवरी आ गई। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। सर्वनाश का लोहार 208। डिलीवरी आ गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सेठ के पास जोना के कवच के लिए एक अच्छा विचार था, लेकिन उसके पास सामग्री की कमी थी। यही समस्या थी कि उसकी सामग्री सूची दूसरी दुनिया से सामान से भरी हुई थी। वह बहुत सी ऐसी चीजें जानता था जो वास्तव में अच्छी तरह से काम कर सकती थी, लेकिन उन्हें हासिल करने में उसे मुश्किल हो रही थी।
उसने मोनिक के भाले के साथ कुछ समय में पहली बार पैटर्न वेल्डिंग की कोशिश की थी और जोनाह की तलवार के लिए इस पर विचार कर रहा था। उसने इसे टॉरेट के तहत थोड़ा सीखा था, लेकिन ये ज्यादातर एक बोने की आंखों में दृश्यों के लिए एक तकनीक थी। बोने मानसिकता में काम के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री का उपयोग करना हमेशा सबसे अच्छा होता है, भले ही यह अधिक महंगा हो या अधिक समय लगे। जादुई या रहस्यमय धातुओं के साथ ऐसा करने के भी अपने जोखिम थे। एक ही जादू के साथ ऐसा ही था। दो अलग-अलग धातुएं एक दूसरे को कमजोर कर सकती हैं या यहां तक कि एक दूसरे को रद्द भी कर सकती हैं। सबसे खराब स्थिति में वे एक पूरे के रूप में खराब हो सकती हैं। नतीजा ये हो सकता है कि वे बहुत भंगुर या नरम हो जाएं। अगर यह संभव भी होता तो भी इसे न आजमाने के कई कारण थे। ज्यादातर धातुएं आपस में बिल्कुल भी नहीं जुड़ती थीं। तो सेठ ने अब ऐसा करने पर विचार क्यों किया? उसे सौंदर्य शास्त्र पसंद आया और वह दो शक्तियों को मिलाते हुए इस तरह की कुछ सामग्रियों को छोड़ सकता था। वह तलवार की जादुई चालकता और ताकत बढ़ाने के लिए लेस देन मिट्रिल ग्रेटर देन और लेस देन डार्क स्टील ग्रेटर देन का उपयोग करना चाहता था, लेकिन वे दोनों एक साथ नहीं जुड़ पाए। जब उन्होंने इसे लेस देन मैजिक स्टील ग्रेटर देन के साथ किया तो इसे अंधेरे में होने वाले प्रभाव थोड़े कम हो गए, लेकिन इससे कुल मिलाकर चालकता बढ़ गई। एक ही धातु पर आधारित दो सामग्रियों का उपयोग करना काफी अच्छा रहा। अंधेरे में प्रभावों का कम होना ठीक था क्योंकि उनके पास एक अलग कारण था। सेठ ने लेस देन डार्क स्टील ग्रेटर देन को अपने द्वारा इस्तेमाल किए गए राक्षसी गाथागीतों के साथ आत्मीयता बढ़ाने के लिए शामिल किया। सामान्य तौर पर पैटर्न वेल्डिंग या एक धातु को दूसरे के साथ कोटिंग करने जैसी तकनीकें समग्र प्रभावों की कीमत पर सामग्री को बचाने के तरीके थे। ये तकनीकें मानव लोहारों के बीच आम थीं, लेकिन बोनो द्वारा इन्हें नापसंद किया जाता था क्योंकि वे सर्वोत्तम संभव उत्पाद बनाने में गर्व महसूस करते थे। बेशक जब उसके भंडार कम हो गए तो वह चट के माध्यम से और अधिक लेस देन डार्क स्टील ग्रेटर देन मंगवा सकता था, लेकिन ये बहुत महंगा था। उसने अभी के लिए इसे टाल दिया। सेठ को यकीन था कि वाई सिटी छोड़ने के बाद वह उस पर उन सामग्रियों और अधिक को पा सकता है। आखिरकार उसने हेड से खनन कौशल प्राप्त किया था। उन्होंने सबसे पहले लेस देन डार्क स्टील ग्रेटर देन और लेस देन मैजिक स्टील ग्रेटर देन से कई प्लेटें बनाई। इन्हें एक साथ रखा गया और अपनी उंगली से वेल्ड की नकल करने के लिए अपने लेस देन पाइरोकिनेसिस ग्रेटर देन का उपयोग करके किनारों पर एक साथ वेल्ड किया गया। प्लेटों को एक दूसरे से जोड़ने के बाद उन्होंने उन्हें एक ठोस ब्लेड में फोर्ज वेल्ड किया। एक बार यह हो जाने के बाद वह तलवार की धार बनाने के लिए तैयार था। लक्षित लंबाई रैपियर के करीब थी, लेकिन थोड़ी चौड़ी और सख्त थी। यह एक बहुत लंबी पतली तलवार बन गई। ब्लेड के साथ काले और भूरे रंग के पैटर्न आग की लपटों की तरह बह रहे थे। सेठ ने लेस देन डार्क स्टील ग्रेटर देन से बना एक छोटा क्रॉसगार्ड बनाया और हड्डियों से एक हैंडल बनाया जिस पर कुछ सामान्य चमड़े की परत चढ़ी हुई थी। यह पहली बार था जब उसने दो जटिल मंत्रों के साथ एक हथियार को मंत्रमुग्ध करने की कोशिश की। एक था जीवन चुराना और दूसरा था मजबूत रक्तस्राव का उच्च संस्करण। सेठ ने तालमेल अधिसूचना सुनी। अब बस एक और मध्यम आकार की आत्मा को उसमें डालना बाकी था। उसने उसे स्टाइक्स के पानी में डुबो दिया और अब तक का सबसे शक्तिशाली रक्तपिपासु हथियार निकाल लिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन लेस देन एडरलास महाकाव्य क्षति 950 स्थायित्व 2500 1 खुद को स्वस्थ और मजबूत बनाने के लिए लक्ष्य के रक्त का कुछ हिस्सा अवशोषित कर लेगा। 2 उपयोगकर्ता को स्वस्थ और मजबूत बनाने के लिए लक्ष्य के रक्त का कुछ हिस्सा अवशोषित करेगा। 3 अंधेरे में जोड़ 7% मन पुनर्जनन। 4 जोड़ 7% अंधकार प्रतिरोध। 5 जोड़ 150% तीव्र रक्तस्राव होने की संभावना। एक लंबा पतला हथियार जो विरोधियों के जीवन रस को मुक्त करने में माहिर है। लोहार जर्नीमैन स्मिथ द्वारा बनाया गया और इसकी भयानक शक्ति को बढ़ाने के लिए विशेष देखभाल के साथ प्रयोग किया गया ग्रेटर देन। सेठ अभी तलवार पर अंतिम काम कर ही रहा था कि एक क्लर्क ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। सर आपके ऑर्डर आ गए हैं, क्या आप डिलीवरी की जांच कर सकते हैं? सेठ ने सहमति जताई और अगले ही पल उसकी कार्यशाला बक्सों से भर गई। क्या उसने वाकई इतना ऑर्डर किया था? उसने एक एक करके बक्सों की जांच की जिससे उसे कुछ चीजें याद आ गईं जो वह पहले ही भूल चुका था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि एलिसन के स्टाफ के लिए लकड़ी, जोनाह के कवच के लिए दलदली न्यूट चमड़ा जैसे उसके हाल ही के ऑर्डर थे। लिंक्स कवच के लिए उसने जो चमड़ा मंगवाया था या एलिसन के स्टाफ के लिए मूल सामग्री जैसी चीजें भी थी। नई सामग्री को खोलने और संग्रहित करने के बाद वह भोजन के लिए चला गया। अच्छी तरह से खाना खाकर और पूरी तरह से स्वस्थ होकर वह वापस आया और एलिसन के नए डंडे पर काम शुरू कर दिया। उसने तूफान के गोले को मापा, लकड़ी लाने से पहले उसे छूने से परहेज किया। यह एक बड़ा जला हुआ टुकड़ा था जो वज्रपात से प्रभावित शहतूत के पेड़ का था। अपने धनुष को बनाने की शैली के समान सेठ ने अपने सभी विकल्पों का उपयोग करके लकड़ी को गढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने आक्रामक बॉल का जाप किया जो कर्मचारियों को हमले के लिए यादृच्छिक शाप देने की शक्ति देगा। धनुष के विपरीत उसने इसे लकड़ी का एक सजातीय द्रव्यमान बनाने के लिए धातु की तरह मोड़ना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया में लकड़ी के दाने और जले हुए हिस्सों ने सभी प्रकार के अव्यवस्थित पैटर्न बनाए। वह सामग्री पर काम करता रहा और राक्षसी रून उसमें तब तक घुलते रहे जब तक कि यह गहरे भूरे लगभग काले रंग को छोड़कर लकड़ी से कोई समानता नहीं रह गई। लकड़ी के बड़े टुकड़े को उसने बीच में एक साथ जोड़कर दो लंबे धागों में बदल दिया। फिर इस क्रॉस के चार पैरों को एक साथ मोड़कर एक लंबे सर्पिल डंडे में बदल दिया गया जिस पर एक काली शैतानी चमक थी। ये चार पंजों में समाप्त हुआ। सेठ ने सावधानी से लेस देन स्टॉर्म स्फीयर ग्रेटर देन को इन पंजों के बीच में रखा और उन्हें मजबूत पकड़ के साथ ओक को पकड़ने के लिए ढाला। एक गहरी सांस के साथ वह बैठ गया और अपने मन के ठीक होने का इंतजार करने लगा। इसमें उम्मीद से ज्यादा समय लग गया था। ओक को संभालना बहुत रोमांचकारी था। अब चूंकि गोला कर्मचारियों के अंत में था इसलिए आइटम के वाहक के लिए कोई खतरा नहीं था। इसके विपरीत एलिसन इसे हाथापाई की लड़ाई में भी इस्तेमाल कर सकेगी और 40 से नीचे के स्तर के किसी भी दुश्मन को झटका दे सकेगी। ये पहले से ही एक तैयार वस्तु थी, लेकिन इसे वास्तव में एक साथ मिलाने के लिए सेठ ने अपने पास मौजूद कुछ बड़ी जादुई आत्माओं में से एक को निकाला और लेस देन स्पिरिट फोर्जिंग ग्रेटर देन का उपयोग करके इसे तैयार कर्मचारियों की एक कच्ची प्रतिलिपि में बदल दिया। उसने इसे मैना दक्षता और मैना ड्रेन के साथ मंत्रमुग्ध किया और फिर इसे कर्मचारियों में सावधानीपूर्वक डाला। हमेशा की तरह किसी जैविक पदार्थ में आत्मा का संचार करना बहुत आसान था। स्टाइक्स के पानी ने आत्मा को वस्तु में सील कर दिया और सेठ ने अपना पहला जादूगर का स्टाफ पूरा कर लिया। लेस देन तूफान कॉलर महाकाव्य क्षति 230 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन मैग क्षति 1300 स्थायित्व 1800 1 जोड़ 1000 बिजली क्षति 2 जोड़ 500 पवन क्षति 3 जोड़ 70% जादुई क्षति 4 50% मंत्र कमी 5 -40% मन लागत 6 सक्रिय कौशल उत्पन्न करता है मन ड्रेन 7 जोड़ 500 मन 8 तूफान का अभिशाप आग जादूगर मुलांड और लोहार कारीगर स्मिथ के सहयोग से बनाया गया एक भयानक हथियार। ये हर तरह से खतरनाक है और जादूगर के हाथों में यह एक चौंकाने वाला हथियार है। इसे चलाने वाला जहां भी जाता है वहां बिजली और शायद गड़गड़ाहट भी लाता है। उपयोग आवश्यकताएं लव 40 मध्यवर्ती बिजली जादू ग्रेटर देन। कर्मचारी ने आत्मीयता की आवश्यकता को रद्द कर दिया था, लेकिन शाप अभी भी गोले को छूने के लिए सही था। अगर एलिसन किसी को कर्मचारी से मारती तो यह 1000 बिजली 500 हवा और 230 शारीरिक क्षति उन सभी पर छोड़ती जो गोले की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते थे। लेस देन सक्रिय कौशल मन निकास कोई लागत नहीं अवधि 15 सेकंड कूलडाउन 60 सेकंड। लक्ष्य के साथ एक लिंक उत्पन्न करता है जो लक्ष्य के मान का 1% प्रति सेकंड तब तक खर्च करता है जब तक कि अवधि समाप्त नहीं हो जाती या लिंक कट नहीं जाता। ग्रेटर देन एलिसन को 40वें स्तर तक पहुंचने में अभी भी कुछ समय लगेगा, लेकिन सेठ ने वाई सिटी को तभी छोड़ने की योजना बनाई जब वे सभी वहां पहुंच जाएंगे। सेठ ने निर्णय लिया कि आज के लिए यह अच्छा है और वह पार्टी के बाकी सदस्यों के साथ घूमने चला गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 209
परीक्षण उपकरण। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। सर्वनाश का लोहार 209 परीक्षण उपकरण पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अगले दिन दोपहर के भोजन के समय सभी लोग कैफेटेरिया में एकत्रित हुए। अरे दोस्तों, क्यों ना हम एक कलकोटरी देखने चलें? काफी समय हो गया है और हमें अपनी नई पार्टी संरचना का परीक्षण करना चाहिए। सेठ ने सुझाव दिया कि सभी के भोजन समाप्त हो जाने के बाद कलकोटरी में गोता लगा दिया जाए। वे लगभग 3 सप्ताह तक घर के अंदर रहे थे और बेकर के कोई भी कदम उठाने के कोई संकेत नहीं थे। अच्छा विचार है, मेरे पास सामग्री खत्म हो रही है। पेटू शिकारी ने अचानक उल्लेख किया। एलिसन और ईवी ने सिर हिलाया। पिछले हफ्तों में उन्होंने अपना अधिकांश समय अपने कौशल को निखारने में बिताया था। एलिसन और लिंक ने अपने शिल्प कौशल में छलांग और सीमा से सुधार किया था। एलिसन ने लेस देन कीमिया आरंभिक स्तर 7 ग्रेटर देन प्राप्त कर लिया था और वह विश्वसनीय रूप से कम क्षमता वाली औषधियां बना सकती थी। ईवी ने अपने लेस देन ब्रूइंग ग्रेटर देन पर कड़ी मेहनत की थी और अपने जादुई कौशल को प्रशिक्षित किया था जिसका उपयोग वह अपने हाथों के बिना नहीं कर सकती थी। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण था लेस देन हेक्सेस ग्रेटर देन। इस जादू में ऐसे मंत्र थे जो या तो उसके सहयोगियों का समर्थन कर सकते थे या उसके दुश्मनों को बाधित कर सकते थे। एक नियमित समर्थक के मंत्रों से अंतर यह था कि उनमें विविधता थी और उनमें से अधिकांश को डालने के लिए उसे एक विशिष्ट माध्यम तैयार करने की आवश्यकता थी। इसने उस समय को सीमित कर दिया जब वह तैयार उपभोग्य सामग्रियों की संख्या के अनुसार मंत्र का उपयोग कर सकती थी। इसके अलावा उसके पास लेस देन पुनरुत्थान ग्रेटर देन और लेस देन पुनर्प्राप्ति ग्रेटर देन थी जो एक पुजारी के कौशल सेट से आई थी। वह न केवल एक उपचारक थी बल्कि टीम के लिए एक अच्छी तरह से तैयार सदस्य थी। उसके साथ पार्टी का दूसरा गैर मानव सदस्य भी शामिल हुआ। उसके परिचित, जिसका नाम उसने फेलिक्स रखा था, को उनकी वापसी यात्रा के दौरान और लिंक के बनाए भोजन से बहुत लाभ हुआ था। उसके परिचित ने अपना अनुभव साझा किया और अपने दुश्मनों के मांस पर दावत खाकर बड़ा हुआ। मोनिक और जोना नए सदस्य थे, लेकिन वे सिर्फ सेठ की ट्रेनिंग में ही मददगार नहीं थे। उन्होंने टेकर को दो ढालों के साथ मानवीय विरोधियों के खिलाफ अपनी लड़ाई की शैली विकसित करने में भी मदद की। ईवी उनके खिलाफ अपने लेस देन क्लोज कॉम्बैट CQC ग्रेटर देन को भी प्रशिक्षित कर सकती थी। उसकी स्टील की मुट्ठियों के घूंसे काफी शक्तिशाली थे, लेकिन वह हमेशा खुद को घायल कर लेती थी। उसके पास मुट्ठी लड़ाकू के अन्य कौशल की कमी थी जो उनकी अंगुलियों की रक्षा कर सके। बदले में उसके पास लेस देन ऑटोमेटिक HP रिकवरी ग्रेटर देन थी जिसने उसके उत्थान को लगभग दृश्यमान स्तर तक बढ़ा दिया। कभी-कभी सेठ उसे लड़ते हुए देखता था और उसकी मुट्ठी में विस्तार योग्य मित्र पंजे जोड़ने की इच्छा होती थी। उसे निश्चित रूप से एक जोड़ी मजबूत गॉन्टलेट की आवश्यकता थी। एक मरे हुए के रूप में उसके समय ने उसे दर्द और मृत्यु के डर से पूरी तरह से बेखबर बना दिया था। योना ने उसे कई बार पीटा जब तक कि उसे एहसास नहीं हुआ कि दर्द एक चीज है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कुल मिलाकर पिछले सप्ताह पार्टी के सभी सदस्य एक दूसरे को जान गए थे और सेठ को लगा कि वे इसके लिए तैयार हैं। बॉस, मुझे अभी भी कवच नहीं मिला, क्या ये ठीक है? जोना ने अपनी मोहक आवाज में पूछा जिससे उसकी पीठ में सिहरन दौड़ गई। हाँ, मैं अभी भी इस पर काम कर रहा हूँ। ये निश्चित रूप से नहीं है कि मुझे चमड़े का काम नापसंद है और मैं इसे बाद में बनाने के लिए कलकोटरी गोता का बहाना बनाता हूँ। खुद को समझाया या नहीं? ओह ठीक है बॉस, मैं तो बस पूछना चाहता था, उसने थोड़ा हैरान होकर कहा। इस थोड़े अजीब क्षण के बीच जाने के बाद उन्होंने आज तैयारी करने और कल कलकोटरी देखने जाने का निर्णय लिया। सेठ ने अब तक अपने गुण बिंदु को वितरित करने के लिए प्रतीक्षा की थी, जो ये कहने का एक अच्छा तरीका था कि जब वह क्राफ्टिंग के बारे में सोच रहा था तो वह इसके बारे में भूल गया था। उसके पास आवंटित करने के लिए 52 एपी थे। अब तक उसने अपने बिंदु को काफी व्यापक रूप से वितरित किया था, लेकिन इस बार उसने शक्ति, निपुणता और इच्छा शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया। उसने 100 तक पहुंचने के लिए शक्ति में 16 अंक डाले। लेस देन डिंग शीर्षक स्ट्रोक प्राप्त हुआ। आप 100 शक्ति तक पहुंच गए हैं, जो 0.5 शारीरिक शक्ति प्रति 1 शक्ति ग्रेटर देन। सेठ ये सुनकर हैरान रह गया। शीर्षक ने विशेषता के लिए गुणक को बेहतर बनाया। सभी आंकड़ों में ये गुणक एक मूल्य से संबंधित थे, जैसे कि मन पर बुद्धिमत्ता या छिपे हुए मूल्य, मानसिक बल पर इच्छा शक्ति। वह जानता था कि ये आमतौर पर आपकी कक्षा और जाति पर आधारित होते थे। वे तय करते थे कि हर 10 स्तरों के साथ कौन से गुणक बेहतर होंगे और कितने। सेठ एक लोहार था, इसलिए हर 10वें स्तर पर निपुणता और ताकत के गुणक में थोड़ा सुधार होता गया। ये देखकर उन्होंने भी निपुणता में 19 अंक जोड़ दिए और उन्हें भी ऐसा ही संदेश मिला। लेस देन डिंग शीर्षक ट्विंकल फिंगर्स प्राप्त हुआ। आप 100 की निपुणता तक पहुंच गए हैं, जो 0.5 रेंज शक्ति प्रति 1 निपुणता ग्रेटर देन। जब उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास अपनी इच्छा शक्ति को 100 तक ले जाने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं बची है, तो वे विलाप करने लगे। उन्होंने 17 अंक जोड़कर इसे 98 तक पहुंचाया। सच कहूं तो वह चमड़े का कवच बनाने से फिलहाल बचना चाहता था। इसकी वजह थी सामग्री का आ जाना। वह ढिलाई नहीं बरतना चाहता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वो कुछ समय से एक उपकरण बदलना चाहता था, वह था उसका हार। नाइटेट रोलर का पेंडेंट जो उसके लिए बहुत उपयोगी था, लेकिन अब वह उसे रिटायर करना चाहता था और उससे भी बेहतर कुछ बनाना चाहता था। इसके लिए उसने एक खास चीज खरीदी थी, 100 आंखों वाले विशालकाय की क्रिस्टल आंखें। उसने बहुत पहले ही रात में देखने की कला सीख ली थी और वह उसमें सुधार करना चाहता था। सेठ ने हल्के नीले रंग की क्रिस्टल आंख के लिए लेस देन मिथ्रिल ग्रेटर देन से एक सॉकेट बनाया। उसने एक बड़ी आत्मा की नकल की और उस पर रात में देखने और दूरदर्शिता के जटिल सर्किट उकेरे। दूरदर्शिता जूम की तरह काम करती थी। इसकी मदद से वह सामान्य से कहीं ज्यादा दूर की जगह देख सकता था और इससे उसकी दृष्टि में भी सुधार हुआ। धनुष चलाते समय यह एक बड़ा फायदा होता। उसके पास न सिर्फ एक दूरबीन होगी, बल्कि वह दिन की तरह साफ देख सकता था, यहां तक कि सबसे गहरी रात में भी। जैसे ही उन्होंने नया पेंडेंट स्टाइक्स के पानी में उतारा, कई सूचनाएं सामने आईं। लेस देन डिंग, आपने एक महाकाव्य आइटम पूरा कर लिया है। आपने प्रवीणता प्राप्त कर ली है। ग्रेटर देन लेस देन डिंग, आइटम और आपके गुण ओलंपियन मिथक के तालमेल के कारण आइटम विकसित हुआ है। ग्रेटर देन लेस देन डिंग, आपका गुण ओलंपियन मिथक समग्र रूप से थोड़ा मजबूत हुआ है। ग्रेटर देन लेस देन डिंग, कौशल गोल्डस्मिथ जर्नीमैन +1 गोल्डस्मिथ जर्नीमैन +2 बन गया है। ग्रेटर देन लेस देन आर्गस की आंखें। महाकाव्य स्थायित्व 2222। 1 आपकी नजर चील की तरह तेज हो जाती है। 2 जोड़ 30% मन पुनर्जनन। 3 कास्टिंग समय 25% कम हो जाता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 4 निष्क्रिय कौशल रात्रि दृष्टि। 5 निष्क्रिय कौशल दूरदर्शिता। 6 निष्क्रिय कौशल स्पष्ट दृष्टि। 7 निष्क्रिय कौशल दृष्टि का विस्तृत क्षेत्र। मैं सब कुछ देख सकता हूँ जब तक मेरी आंखें बंद न हो। जर्नीमैन स्मिथ के कुशल हाथों द्वारा बनाया गया एक ताबीज। इसने अज्ञात तरीकों से रहस्यमय गुण प्राप्त किए जिन्हें इसके निर्माता भी नहीं जानते। आवश्यकताएं सेठ स्मिथ ग्रेटर देन। ये वास्तव में काम कर गया था। ये सिर्फ अपने पिछले हार को बेहतर बनाने के लिए नहीं था, बल्कि एक परीक्षण के तौर पर भी था। उसने खास तौर पर ओलंपियन पौराणिक कथाओं से संबंधित एक वस्तु बनाने की कोशिश की थी। सेठ चर्च की लाइब्रेरी में ओलंपियन मिथकों के बारे में पढ़ रहा था। वहां उससे कहीं ज्यादा चीजें थी जितना उसे याद था या कभी पता था। आर्गोस को सब कुछ देखने वाला विशालकाय व्यक्ति माना जाता था। अपनी 100 से ज्यादा आंखों से वह अपने आसपास की हर चीज देख सकता था और आंखें बारी बारी से सोती और झपकती थी। मिथक में उसे ज़्यूस की ईर्ष्यालु पत्नी हीरा ने अपने पति के गाय प्रेमी की रक्षा करने का काम सौंपा था। यह ज़्यूस की रखेलों में से एक थी जिसे उसने अपनी पत्नी से छुपाने के लिए गाय में बदल दिया था। आर्गोस दिन रात उस पर नजर रखता था, जिससे ज़्यूस के लिए मौज मस्ती करना मुश्किल हो जाता था। शायद उसे किसी की निगरानी पसंद नहीं थी या कुछ और। ज़्यूस ने हेमिस को बेचारे आर्गोस को मरवाने के लिए कहा। अब वह अपनी मौज मस्ती कर सकता था। वह बैल बन गया और अपनी गाय बनी प्रेमिका के साथ थोड़ा निजी समय बिताया।
गाय को चोदने के लिए किसी बेचारे विशालकाय आदमी को मारना। सेठ को ये बात बहुत अप्रिय लगी। उसने उसे वापस औरत क्यों नहीं बना दिया? अब कोई नहीं देख रहा था, है ना? सेठ ज़्यूस को जज नहीं करना चाहता था, लेकिन वह असफल रहा। वह उस आदमी का आशीर्वाद न पाकर खुश था। लेकिन इस मिथक का हेफेस्टोस या हेड से कोई लेना देना नहीं था। इसका मतलब यह था कि वह अन्य ओलंपियन देवताओं से जुड़ी वस्तुएं भी बना सकता था, बशर्ते कि उसके द्वारा बनाई गई वस्तु का प्रदर्शन इतना करीब हो कि वह तालमेल बिठा सके। आर्गोस की आंख ने निष्क्रिय कौशल की एक पंक्ति दी। रात्रि दृष्टि और दिव्य दृष्टि उनके जादू थे। उन्होंने स्पष्ट दृष्टि को दुनिया पर पर्दा उठाने और भ्रम के माध्यम से देखने के कौशल के रूप में समझा। जहां तक दृष्टि के विस्तारित क्षेत्र की बात है, सेठ को तब तक कोई जानकारी नहीं थी जब तक उसने ताबीज नहीं पहना। वह लगभग उल्टी करने लगा और उसे निष्क्रिय कौशल को निष्क्रिय करना पड़ा। उसका सिर धड़क रहा था और उसकी सांसें भारी हो रही थी। विस्तारित दृष्टि क्षेत्र का मतलब था कि उसके पास सचमुच 360 डिग्री का दृश्य क्षेत्र था। वह तैयार नहीं था और उसका दिमाग तुरंत ओवरलोड हो गया। उस विकल्प को अपनाने में कुछ समय लगेगा। क्लियर साइट से एक बहुत छोटा बदलाव आया और सेठ ने शांत होने के बाद ही इसे महसूस किया। इसने दुनिया को दिखाया कि यह वास्तव में कैसा था। भ्रम के माध्यम से देखना इस प्रभाव का परिणाम था, लेकिन अंतिम लक्ष्य नहीं था। वह हवा में किसी चीज की बहुत पारदर्शी धारा बहते हुए देख सकता था। क्या यह मन था? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 210 पीसने का स्तर। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL सर्वनाश का लोहार 210 पीसने का स्तर एड्स बाय पब फ्यूचर। उनकी पहली कालकोठरी दौड़ पलक झपकते ही खत्म हो गई। उन्होंने 9.35 से 40 तक के राक्षसों के साथ एक पोर्टल कालकोठरी चुनी थी। कालकोठरी एक तरह का अंधेरा जंगल था जिसमें उत्परिवर्तित वुडलैंड जीव थे। सभी के रोकने की कोशिश करने के बावजूद अधिकांश भीड़ एक ही हमले में मर गई। वे बिना किसी परेशानी के कालकोठरी से निकल गए। खास तौर पर दो शक्तिशाली मोहराओं के साथ पार्टी के पास किसी भी तरह के पार्टी प्ले का कोई मौका नहीं था। मोनिक और जोना आसानी से पार्टी को अपने दम पर आगे बढ़ा सकते थे। कालकोठरी के मालिक के बिना एलिसन को अपना जादू पूरा करने का मौका दिए ही खत्म हो जाने के बाद यह स्पष्ट था कि यह काम नहीं करेगा। इस कालकोठरी का स्तर उनकी पार्टी के लिए बहुत कम था। सामग्री ठीक थी लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। आइटम ड्रॉप सबसे अच्छे से औसत दर्जे के थे। एकमात्र असामान्य ड्रॉप एक शापित खंजर था। लेस देन स्किनिंग डैगर। असामान्य क्षति 120-200। स्थायित्व 80/400। एक आपके द्वारा किए गए किसी भी नुकसान का 50% हिस्सा आप पर ही परिलक्षित होता है। सच्चा आनंद केवल अपने दर्द में ही पाया जाता है। इसका एकमात्र उपयोग शायद किसी बस्कर या किसी और के हाथों में था। सेठ को कालकोठरी का कोड नहीं मिल पाया जिससे वह इससे कुछ बेहतर कर सके। हालांकि उन्होंने कालकोठरी को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया था, लेकिन इस यात्रा को केवल विफलता के रूप में गिना जा सकता था। चलो दूसरे के पास चलते हैं। दिन अभी भी छोटा था और उन्होंने एक और टावर जैसी कालकोठरी की कोशिश करने का फैसला किया। तीसरे अस्पताल की तरह यह एक कालकोठरी थी जिसमें बढ़ती कठिनाई के साथ कई मंजिलें थी। यह एक इमारत परिसर था जिसमें दुकानों और मयूरों का मिश्रण था, इससे पहले कि यह एक कालकोठरी में बदल गया। यह वाई सिटी में बनने वाली पहली कालकोठरियों में से एक थी और इसे अब तक पूरी तरह से साफ नहीं किया गया था। राक्षस का स्तर 30-40 से शुरू हुआ और हर 10 मंजिल पर बढ़ता रहा। इमारत में 50 मंजिलें थीं, जिनमें से केवल पहली 30 मंजिलों की ही मुश्किल से खोज की गई थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। चूंकि इसे कभी भी पूरी तरह से साफ नहीं किया गया था, इसलिए कालकोठरी में स्तर भी लगातार बढ़ते रहे। जब यह पहली बार दिखाई दिया तो निचली मंजिलें 10वें स्तर से शुरू हुई। कई लोग अपने कौशल को ज्यादा आनते हुए और बहुत दूर चले जाने के कारण मर गए, जिससे कालकोठरी का और विकास हुआ। जब तक वे अपनी गलतियों को नहीं दोहराते तब तक उन्हें चुनौती देने में सक्षम होना चाहिए और अगर चीजें खतरनाक हो जाती हैं तो उनके पास वापस लौटने का मौका भी होगा। ये भी उम्मीद थी कि बेहतर लूट होगी क्योंकि कालकोठरी कभी पूरी तरह से साफ नहीं हुई थी। जब तक वे अज्ञात मंजिलों तक पहुंचते हैं तब तक असली अच्छाइयां मिल सकती हैं। ऐसा नहीं था कि सेठ ने सोचा था कि कालकोठरी उससे बेहतर वस्तुएं बना सकती है, लेकिन कालकोठरी की वस्तुओं पर कुछ प्रभाव और जादू थे, वह अपने वर्तमान कौशल के साथ दोहराने में सक्षम नहीं था। इनमें से कई शहरी कालकोठरियों की एक विशेषता ये थी कि उनके निवासी ज्यादातर समय मानव जैसे होते थे। सेठ को समझ में आया कि यह ज्यादा व्यवहारिक था क्योंकि शहर की सभी इमारतें इंसानों के लिए बनाई गई थी। लेकिन उसे वास्तव में समझ में नहीं आया कि कालकोठरियों ने सिर्फ आंतरिक संरचना को क्यों नहीं बदला। वे ऐसा कर सकते थे, ये साबित हो चुका था। इसके बजाय ये कालकोठरियां सिर्फ मूल संरचना के ऊपर ही जोड़ दी जाती थी। पहली 10 मंजिलों पर दुश्मन एक तरह के पक्षी योद्धा थे। उन्हें मानव जैसा कहना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन वे हथियारों से लैस छोटे आकार के आतंकी पक्षी जैसे दिखते थे। इन मंजिलों पर सबसे बड़ी बाधा असंख्य जाल थे, न कि आदिम भालू से हमला करने वाले पक्षी राक्षस। उनके शरीर मजबूत थे और उनकी क्षति अधिक थी, लेकिन उनमें कोई स्पष्ट चतुराई नहीं थी। लिंक और ईवी ने आसपास की टोह ली, जबकि राक्षसों को दो मोहराओं के लिए छोड़ा जा सकता था। टेका, सेठ और एलिसन ने बस उनका अनुसरण किया और शो का आनंद लिया। 10वीं मंजिल पर पहला बॉस रूम था। हर 10 मंजिल पर एक बॉस रूम था। यह एकमात्र ऐसी जगह थी जहां पिछली इमारत की संरचना को बदलकर एक बड़ा अखाड़ा जैसा स्थान बनाया गया था। अंदर 6 मीटर तक की ऊंचाई वाला एक विशालकाय आतंकवादी पक्षी था। हालांकि यह सिर्फ 40 लव का था, लेकिन इसके विशाल शरीर, गति और जादुई शक्ति के कारण यह एक मिड बॉस बनने के लिए उपयुक्त था, जिससे किसी भी साधारण दल को संघर्ष करना पड़ता था। इसकी चोंच बहुत बड़ी थी और पत्थर के फर्श को आसानी से तोड़ देती थी और इससे बच पाना मुश्किल था। एक साधारण दल के लिए तो ऐसा ही है, उनके दल के लिए यह एक विशाल लक्ष्य की तरह था। पत्थर तोड़ने वाली चोंच में टेकर की रक्षा के खिलाफ कोई ताकत नहीं थी, और जब टैंक ने हमलों को रोक दिया तो दल के बाकी सदस्यों ने हमला कर दिया। ईवी, सेठ और लिंक दूर से अपने हमलों के साथ जानवर पर विभिन्न दिव्य और स्थिति प्रभावों को परख करने में व्यस्त थे। मोनिक और जोना ने करीब से उसके स्वास्थ्य के बड़े हिस्से को काट दिया। ये केवल जानवर की अत्यधिक जीवन शक्ति के कारण ही था कि एलिसन को एक मंत्र पूरा करने और हवा के दरांती से पक्षी का गला काटने का मौका मिला। एलिसन, मुझे पता है कि तुम युद्ध में मजबूत मंत्रों का प्रशिक्षण लेना चाहती हो, लेकिन बेहतर होगा कि तुम यहाँ अपना मन बचाओ और कम कास्ट समय वाले मंत्रों का उपयोग करो। मुझे पता है कि हमारे पास यहाँ कुछ छूट है, लेकिन यह एक बुरी आदत बन सकती है और गंभीर स्थितियों में हानिकारक हो सकती है। एलिसन ने कुछ देर सोचा और फिर गंभीरता से सिर हिलाकर यह दिखाया कि वह समझ गई है। यह अच्छा था कि वह एक समझदार व्यक्ति थी और उसने उसकी सलाह को बुरा मानने के बजाय उसे समझा। सेठ को पता था कि उनके पास बहुत सारा स्वनिर्मित मैना पोषण है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे इधर उधर खेल सकते थे। ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जहां कास्टिंग पर खर्च किया गया समय मंत्र के लिए इस्तेमाल किया गया मैना या मंत्र ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। यदि यह कूलडाउन पर था तो उसके पास बहुत कम मन था या एक लंबी कास्ट के दौरान बाधित हो गया था क्योंकि उसने सनक में या बुरी आदत से गलत मंत्र का चयन किया था। वे वास्तव में खतरनाक स्थिति के दौरान परेशानी में पड़ सकते थे। सेठ के अनुसार पक्षी का सबसे अच्छा हिस्सा उसकी चोंच थी। इसमें धातु जैसी चमक थी। लेस देन आतंकवादी पक्षी की चोंच, शिल्प सामग्री, दुर्लभ एक दुर्लभ विशालकाय आतंकवादी पक्षी की चोंच जो बिना किसी खरोंच के आसानी से पत्थर को तोड़ सकती है। ग्रेटर देन एड्स बाय पब फ्यूचर। कालकोठरी की मंजिलों पर चढ़ते हुए ऐसा लगा जैसे विकास पर अध्ययन देख रहे हो। 10-20वीं मंजिल पर 45 तक के स्तर वाले राक्षस दिखाई दिए। इन प्राणियों की आकृति अधिक स्पष्ट मानवीय थी और उनकी आंखों में बुद्धिमत्ता की चमक थी। कुछ ने तो लड़ाई में जादू और कौशल का भी बेतरतीब ढंग से इस्तेमाल किया। दूसरा बॉस एक बहुत ही बदसूरत हॉपी या चिमेरा जैसा दिखता था। इसका ऊपरी शरीर एक विशाल चील का, निचला शरीर एक इंसान का और पैर एक शिकारी पक्षी के थे। जिस भी भगवान ने इसे बनाया था उसे मानव पैर शामिल करने की इच्छा क्यों हुई? लेस देन लेसर हॉपी लव 0.48 ग्रेटर देन। जबकि टेकर और मोहराओं ने उड़ते हुए प्रतिद्वंद्वी के गोता लगाने वाले हमलों को रोक दिया, दूर से हमला करने वाले हमलावरों ने नुकसान पहुंचाया।
यह एक क्षण की बात थी कि बहुत सारे डिबक कमजोर हो गए थे या विशाल स्तर के अंतर के कारण बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे। अंत में एलिसन और सेठ ने पक्षी को नीचे गिराने के लिए मिलकर काम किया। सेठ ने लेस देन फ्लेम थ्रोवर ग्रेटर देन डालने के लिए अपने दस्ताने विकल्पों का इस्तेमाल किया, जबकि एलिसन ने लेस देन स्टॉर्म ग्रेटर देन डाला। हालांकि सेठ के मंत्र की रैंक बहुत कम थी, लेकिन आग के साथ उसकी असामान्य रूप से उच्च आत्मीयता और उसके आइटम के प्रभावों से इसकी भरपाई हो गई। इन मंत्रों को एक साथ डालने से एक शक्तिशाली अग्नि तूफान पैदा हुआ, जिसने विरोधियों के पंखों को जला दिया और उड़ना लगभग असंभव बना दिया। हॉपी ने अपनी उड़ान क्षमता खो दी और उसे उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा। नीचे जमीन पर मोनिक और जोना मोटे पक्षी को तराशने के लिए उत्सुक थे। इस बॉस की सामग्रियां सेठ के लिए बहुत दिलचस्प नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने असामान्य सामग्रियों को संग्रहित कर लिया। बॉस एक अच्छा प्रशिक्षण थे, लेकिन अभी तक उनकी पार्टी को किसी भी वास्तविक प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा था। जब वे 30वीं मंजिल के करीब पहुंचे और नियमित राक्षस 50 के स्तर के करीब पहुंचे, तभी उनकी पार्टी अपने टीमवर्क को प्रभावी ढंग से प्रशिक्षित करने में सक्षम हुई। उन सभी में से केवल मोनिक ही लव 0.50 के करीब थी। अगला लव 0.45 के साथ जोना था। अन्य लोगों में टेका का स्तर 40 के साथ सबसे ऊंचा था। बाकी सभी ने 10 या उससे ज्यादा लेवल के अंतर वाले दुश्मनों से लड़ाई की। ये सिर्फ उनके द्वारा दिए गए बेहतरीन उपकरणों की बदौलत ही संभव हो पाया। इसके साथ ही लेवल बढ़ाने की गति भी बढ़ गई। लिंक, सेठ और एलिसन ने एक लेवल हासिल कर लिया था, जबकि ईवी धीरे धीरे लेवल 30 के करीब पहुंच रही थी। ये सिर्फ राक्षसों की ताकत ही नहीं थी, बल्कि उनकी बढ़ती हुई बुद्धिमत्ता भी थी, जिसने उन्हें इस स्तर पर अपनी टीमवर्क को प्रशिक्षित करने की अनुमति दी। पक्षी मानव एक पार्टी की तरह समूह में आगे बढ़ रहे थे और अपनी संरचनाओं और कौशल के साथ किसी न किसी रणनीति का उपयोग करने में सक्षम थे। फिर भी स्तर के अंतर के बावजूद उनकी पार्टी को अपने दुश्मन पर एक आरामदायक बढ़त हासिल थी। हालांकि इमारत के गलियारे और कमरे सतह पर किसी तरह की चिड़िया के घोंसले जैसी सामग्री में बदल गए थे, लेकिन अंतर्निहित संरचना अभी भी वैसी ही थी। संकीर्ण गलियारे और प्रबंधनीय कमरे। जब भी उन्हें पंख वाले पक्षियों का समूह मिलता, तो वे उन्हें संकीर्ण गलियारों में ले जाते। सेठ, लिंक, ईवी और एलिसन पीछे खड़े थे। अब विशाल और टैंक वाले पफल्स और छोटे और फुर्तीले फेलिक्स द्वारा पीछे की ओर सुरक्षा की गई थी। अपने रेंज कौशल के साथ उन्होंने मोनिक और जोना को अग्रिम पंक्ति में लड़ने में सहायता की। विशेष रूप से विस्फोटक सुंदरता ने आखिरकार अपने भाले से मुक्त होने का मौका मिलने के बाद बहुत अच्छा समय बिताया। कोई सोच सकता है कि एक संकीर्ण गलियारे में भाला एक बुरा विकल्प था, लेकिन ये गलत था। संकरे गलियारे का मतलब था कि दुश्मन उसके चारों ओर चक्कर नहीं लगा सकता था या किनारे की ओर नहीं भाग सकता था। सटीक प्रहारों और क्रूर प्रहारों के साथ वह आसानी से अपने विरोधियों को दूर रखती थी या सीधे उनकी जान ले लेती थी। पंजे से लैस खूनी योद्धा अपनी उड़ती तलवार के साथ दूसरों की जान लेते हुए खुद को सुरक्षित रखने में भी कोई कमी नहीं करता था। उसे न केवल अपने द्वारा बहाए गए खून से बल्कि अपने साथियों के खून से भी फायदा हुआ, जिससे उसे इस तरह की लड़ाइयों में बहुत फायदा हुआ। उनके बीच में टेका खड़ा था, जो डार्क नाइट कवच पहने हुए था। उसकी उपस्थिति मात्र से ही विरोधी कमजोर पड़ गए। उसने सुनिश्चित किया कि सामने से कोई भी चीज पीछे की ओर न जा सके। इन संकीर्ण गलियारों में वह आसानी से जादू और प्रोजेक्टाइल को ढाल की बाधा से रोक सकता था और किसी भी तरह के भागने वालों को रोक सकता था जो दो मोहराओं से आगे निकल जाते थे। इस तरह वे जल्द ही तीसरे बॉस रूम में पहुंच गए। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।